द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट। देखिए, कोई भी जीव जंतु जहां पे रहता है वो उसके लिए अनुकूल होनी चाहिए, जहां पर वो जिंदा रह सके। और उसके लिए वो जगह का ही ठीक होना जरूरी नहीं है, उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक भी वैसे होने चाहिए ताकि वहां पे वो सरवाइव कर पाए। जैसे कि हम कहाँ पे रहते हैं, हम अपने जो है ऐसी जगह पे रहते हैं जैसे प्लेन्स बोलते हैं जिन्हें हम। आमतौर पे अच्छी जगह होती है जहाँ पे ना ज्यादा पहाड़ होते हैं, ना ज्यादा खाइयां होती, ना वहां पे समुंदर वगैरह के अंदर भी नहीं रहते हम, है ना, प्लेन्स में रहते हैं। तो हमें कोई बहुत ज्यादा अडेप्टेशन की जरूरत नहीं है, हम आराम से चल फिर सकते हैं बिना किसी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस के। पर कुछ जानवर जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, तो वहां के लिए उन्हें स्पेशल तरह के खासियतों की जरूरत पड़ती है उनकी बॉडी में। जैसे फिशेस को किस चीज की जरूरत है? गिल्स की जरूरत है, ताकि वो जो है पानी के अंदर भी सांस ले पाए। जबकि हम पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमारा हैबिटाट ही ऐसा नहीं है, हमारी जगह रहने की ही ऐसी नहीं है जहां पर हमें पानी के अंदर भी सांस लेने की जरूरत हो। तो यही चीज देखी पहेली और बोझो ने जब वो घूमने गए अलग अलग जगह पे। जब ये दोनों इंडिया की अलग अलग जगहों पे गए तो इन्होंने बहुत ही अजीब चीज देखी। देखा इन्होंने कि जब वो माउंटेन के एरिया में गए तो वहां के पेड़ जो है कोन शेप के थे और उनके पत्ते नोकीले थे। जबकि पेड़ जो उन्होंने नॉर्मल जगहों पर जो देखे थे वो थे मोटे मोटे से और गोल टाइप के, नॉर्मल जो पेड़ होते हैं। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों। और जब वो गए राजस्थान की जगह पे या फिर गए तो डिजर्ट्स में, तो वहां पे देखा कि वहां के पेड़ों में तो पत्ते ही नहीं है, वहां तो नोकीले कुछ नोक टाइप की निकली हुई है उनके पत्तों की जगह पर, जैसे कि कैक्टस प्लांट। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों। अब उन्होंने एक और चीज पे गौर करा, सोचा कि जो है जानवर भी वहां के अलग अलग हैं। जैसे रेगिस्तान में सांप बिच्छू और चूहे वगैरह ज्यादा मिलते हैं, जबकि माउंटेन्स में भालू शेर और उनका जो है खाल कैसा होता है, बहुत मोटी खाल होती है, ऐसे ऐसे वहां पे जानवर मिलते हैं। और नॉर्मल जगह पर हर तरह के मिक्स मिलते हैं जानवर। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों। तो इसका जवाब सिर्फ एक ही है, ताकि वो सारे जानवर जहां पे रहते हैं वहां पे सरवाइव कर पाए। जैसे कि आपने ऊंट को देखा होगा, उनकी हम्प में क्या होता है, फैट स्टोर हो जाता है ताकि बहुत दिनों तक उन्हें खाने पीने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि रेगिस्तान में खाना पीना मिलना बड़ा मुश्किल है। और उनके पैर कैसे होते हैं, गुदगुदे, ताकि वो रेगिस्तान में चल सके। ठीक है, क्योंकि रेत पे जो है चलना तो बड़ा मुश्किल है, जब तुम्हारे पैर गद्देदार होंगे तभी आप आसानी से चल सकते हो उस पे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ सराउंडिंग्स के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे जगह पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो कह रहे हैं कि आपको डिजर्ट्स में तो मिल जाएंगे कैमल वगैरह, और माउंटेन्स में मिल जाएंगे बकरियां वगैरह भालू वगैरह। और नॉर्मल जो आमतौर पे जंगल वगैरह है वहां पर आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे, है ना। और अगर आप जाएंगे कहीं बीच वगैरह पे, वहां पे आपको केकड़े वगैरह मिल सकते हैं। और अगर समुंदर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है मछलियां मिलेंगी और मैमल्स मिलेंगे जो कि एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। आगे देखिए एक्टिविटी वन में कह रहे हैं कि यहाँ पे लिस्ट में जरा बता दीजिए कि आपको फॉरेस्ट में कौन कौन से मिल सकते हैं जानवर, पौधे और भी चीजें जो भी आपको दिखाई देती हो। और ये चीज आप माउंटेन से बता दिए, डिजर्ट से बता दिए, सी में बता दिए। और भी कोई अगर जगह आपको दिखती है ऐसी हैबिटाट तो उसके बारे में भी लिख दीजिए। तो फॉरेस्ट में आप सबसे पहले लिख दिए कि शेर चीता भालू बकरी हिरन वगैरह ये सब मिल सकते हैं आपको फॉरेस्ट के अंदर। पेड़ मिल जाएंगे नॉर्मल, जैसे आम का पेड़, ये सब मिल जाएगा आपको वहां पे। और क्या मिल जाएगा, तीसरी चीज आपको जो है वहां पे लेक्स पॉन्ड्स ये सब मिल सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट माउंटेन्स में क्या मिलेगा आपको, भालू या शेर मिलेंगे, ऐसे ऐसे मैमल्स मिलेंगे जिनके बड़े बड़े जो है मोटे मोटे खाल होंगे, जिनके जो सर्दी को बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि माउंटेन्स तो बहुत ऊंचाई पे होंगे ना, वहां सर्दी होगी बहुत ज्यादा। और पेड़ मिलेंगे, पेड़ कैसे मिलेंगे, कोन शेप में मिलेंगे। कोन शेप में क्यों मिलेंगे, क्योंकि ताकि उसके ऊपर जब बर्फ गिरे तो वो फिसल के नीचे गिर जाए। और क्या मिल सकता है वहां पे, खाई वगैरह मिल सकती है ना, माउंटेन से जाहिर सी बात है खाई भी होगी वहां पे कहीं ना कहीं, नदियां भी होंगी। आगे देखिए डिजर्ट में बोल रहे हैं क्या मिलेगा आपको, कैमल मिल जाएगा, सांप बिच्छू मिल जाएंगे, चूहे मिल जाएंगे वहां पे आपको। और प्लांट्स कैसे मिलेंगे, कैक्टस मिल जाएगा। और ऐसे पेड़ मिलेंगे जिनकी जड़ें बहुत मजबूत और नीचे गहराई तक जाती हो, ताकि रेत के नीचे जाके बहुत ज्यादा जमीन के अंदर से पानी को सोख पाए। आगे क्या बोल रहे हैं, वहां पे रेतीली जगह पे आपको और क्या मिल सकता है, रेत मिलेगी जाहिर सी बात है। अब सी के एरिया में क्या मिलेगा आपको, जाहिर सी बात है मछलियां मिलेंगी, बहुत सारे सी मैमल्स मिलेंगे, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स मिलेंगे आपको। और क्या मिल सकता है, अब सी के एरिया में आपको काई वगैरह ज्यादा मिल, एक्वेटिक प्लांट्स मिल जाएंगे। और सी के अंदर क्या मिल सकता है, समुद्री रेत मिलेगी, पानी मिलेगा, है ना। आगे क्या है, एनी अदर, और क्या हो सकता है इनकी जगह पे, ये आप खुद सोच के बताइए क्या मिल सकता है। देखिए आगे कह रहे हैं कि हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट होती है वो जगह जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना, जो उनके लिए अनुकूल हो। और उस हैबिटाट के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए एनिमल्स को या कहें तो ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो,
उन्हें एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी होती है, जो कई हजार साल लंबी होती है। जैसे कैक्टस आप देखते हैं, तो कैक्टस एक दिन में नहीं पैदा हुआ, उसे पैदा होने में, उस तरह की प्रजाति को पैदा होने में कई हजार साल या कई लाख साल लग गए, ताकि वो उस डिजर्ट में रह सके जिंदा। ठीक है, इसलिए हम कैक्टस को वहां पे देखते हैं बहुत सारे, है ना। और ऐसे ही जो है वो खाल मोटी होने में भालू की, जो कि रहते हैं बर्फीली जगहों पर, वो लाखों साल लग गए। उनके बहुत पुराने पूर्वज जो होंगे, उनकी इतनी मोटी खाल नहीं होगी, पर ऐसी जगह पर रह रहकर उनके जो फिर बच्चे, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनमें वो हेरिडाइटरी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी जगह पे भी सरवाइव कर पाए। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स को। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो भी अर्थ से जुड़े हुए हो, है ना। तो हम अर्थ के जो जो हैबिटाट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है हम एलियन को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या, ग्रासलैंड्स को पढ़ेंगे, मतलब जो बड़े बड़े होते हैं ना, जहाँ पे ग्रास ही ग्रास होता है, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे प्लेन्स होते हैं, उनको पढ़ेंगे। फॉरेस्ट को पढ़ेंगे, डिजर्ट्स को जानेंगे, कोस्टल्स को जानेंगे, माउंटेन्स को जानेंगे। ठीक है। अब देखिए कैमल्स की फोटो है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज तो, बिल्कुल सबसे इजी एग्जांपल है एडेप्टेशन का। क्या अडेप्ट कर रखा है इन्होंने, इनके पैर देखिए बहुत ही गद्देदार हैं, जिससे वो चल सके आराम से रेत के ऊपर। और देखिए इतनी ऊंचाई पे लंबे लंबे पैर किस लिए हैं, ताकि जो है उनको गर्मी जो है ना, जो रेत की गर्मी होती है, इससे वो दूर रह सके थोड़ा सा, इसलिए पतले और लंबे पैर हैं इनके। और क्या चीजें देखिए, हम पे क्या होता है, इनके फैट स्टोर रहता है। फैट से क्या होता है, ये बहुत दिन तक इन्हें खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और यहाँ फिशेस को देख लीजिए, फिश क्या है, इनके पास होते हैं गिल्स, इनके पास लंग्स नहीं होते बल्कि गिल्स होते हैं, है ना। जिससे क्या, जिससे कि ये पानी में ऐसे चलते जाते हैं, और पानी का जो है ना, जो ऑक्सीजन उसके अंदर होता है पानी के अंदर, उसे ये सोख लेते हैं इन गिल्स के जरिए, और ये फिर अपने ब्लड में सर्कुलेट कराते हैं उस चीज को। तो इन्हें कहीं हवा डायरेक्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पानी में से छान लेते हैं अपनी ऑक्सीजन को। आगे बोलते हैं यही चीज कि ये जो है ना, आपने अभी तो देखा कि कुछ एडेप्टेशंस को करने में जो है कई लाखों साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं चीजों को बदलने में। जैसे हमारे भी जो है, हम इस तरीके से जो रह पाते हैं ऐसी ऐसी जगहों पर, इसे भी करने में बहुत टाइम लगा है, लंबा टाइम। कई बार चीजों को बहुत जल्दी वो अडेप्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप जो है कभी पहाड़ी इलाकों पे जाइए घूमने के लिए, क्या देखेंगे आप, बहुत जल्दी वहां पे थक जा रहे हैं, सांस फूल रही है आपकी। पर कुछ दिन वहां पर आप गुजारेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे वहां पर, तो आप वहां पे नॉर्मल हो जाएंगे, आपको ठीक रहने की आदत हो जाएगी वहां पे। तो उस छोटी सी एडेप्टेशन को हम कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, ये होती है वो छोटा सा चेंज, जो कहीं पे हम अचानक से गए तो उसकी आदत पड़ जाती है आपको। जैसे कि आप बहुत तेज एसी में 2-4 दिन सो जाइए, तो 5वें दिन आपको जो है आदत पड़ जाएगी उस तेज एसी की। तो इसी को बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। आगे देखिए कुछ ऐसे जो ऐसी जगह है, ऐसी रहने की जगह जहां पर रहते हैं जानवर वगैरह या फिर ऑर्गेनिजम्स वगैरह, जहां पर पानी हो, समुद्री इलाके या फिर नदियां, झील वगैरह, उनको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटाट्स। ठीक है, जिसमें लेक्स आ गए, रिवर्स आ गए, ओशंस आ गए, है ना, सी आ गए। और कुछ होते हैं आपके नॉर्मल हैबिटाट्स जो होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह, ग्रासलैंड्स, डिजर्ट्स वगैरह। अब देखिए कुछ हैबिटाट्स के अंदर ना, कुछ पार्ट होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट, मतलब वहां के आसपास के एनिमल्स कैसे, वहां पे भी हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा ना जैसे आसपास के एनिमल्स हैं। मान लीजिए कि आसपास से हमारा प्रेडेटर घूम रहा हो, तो हमें भी इस तरह से डेवलप करना होगा अपने आप को कि उससे बच सके, हम बच के भाग भाग सके। और कुछ होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब वहां की मान लिया नमी हवा में बहुत कम है, तो हमें अपने आपको इस तरीके से ढालना पड़ेगा, या ऑर्गेनिजम्स को इस हिसाब से डालना पड़ेगा अपने आप को, ताकि उस कम नमी वाली जगह पर भी सरवाइव कर पाए। तो ओवरऑल मैं अगर आसान भाषा में इसे कहूं, तो जो भी जिंदा चीजें आती हैं किसी हैबिटाट के अंदर, उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। जो भी जिंदा नहीं होती है, जो मरी हुई चीज आती है उसके हैबिटाट के अंदर, उसे हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे पहाड़, पेड़, मिट्टी, है ना, या हवा। हम देखिए एक्टिविटी 2 में बोल रहे हैं कि आपने ये चीज करी थी, याद है पहले के चैप्टर में, कि चना लेकर आपने जो है उसे रात भर भिगा कर रखा था, तो सुबह में आपने देखा था क्या, कि वो अंदर से फूट गए, वो स्प्राउट्स निकल आए उसमें। उस चीज को बोलते हैं कि जर्मिनेट हो गए वो, है ना। कह रहे हैं कि आप चने के कुछ सैंपल निकालिए, कुछ को आप सूखा रख दिए एक जगह पे, कुछ को आप भिगा कर रखिए, कुछ जो है आप भिगाने के बाद जो है उसे आप धूप में रख दिए, और कुछ को आप भिगाने के बाद उन्हें अंधेरे में रख दिए, और कुछ को भिगाने के बाद उसे पानी के अंदर डाल दिए ताकि उस पर हवा ही ना लग सके। अब देखिए आप 2-4 दिन बाद सबको, क्या सब में स्प्राउट्स निकल गए, मतलब सब में नहीं निकले होंगे, है ना। और किसी में ज्यादा निकले होंगे तो किसी में कम निकले होंगे। ये सब क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनके आसपास के, क्योंकि आपने उनका बदल दिया ना, कंडीशन, एनवायरनमेंट बदल दिया, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है उनके जिंदा रहने पे या उनके ग्रोथ पे कहें तो, जिसको बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, जो अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हो गए उनके लिए, एयर हो गया, क्योंकि आपने कुछ को डुबा कर भी तो रख दिया जिसमें उन्हें एयर ही नहीं मिली। वाटर हो गया, जिसको आपने सूखा रखा था उसे तो वाटर नहीं मिला। लाइट हो गई, जिसको आपने अंधेरे में रख दिया उसे लाइट नहीं मिली बेचारे को, है ना। और हीट,
ठीक है, जो जिसे आपने अंदर बिल्कुल पानी के अंदर डुबा के रख दिया था, वो उसे गर्मी भी नहीं मिली होगी धूप की, है ना। तो ये सारी चीजें फैक्टर करती हैं। और एक और चीज बोली थी उन्होंने कि आपने भिगाने भिगाने के बाद उसे बहुत कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए। अब देखिए वो होता है क्या, होगा ही नहीं, है ना। अब देखिए हम जानेंगे कि कैसे कैसे जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जो है बहुत गर्मी में रहने की आदत डाल लेते हैं, कुछ बहुत सर्दी में, कुछ बहुत ज्यादा पानी के अंदर, तो कुछ बहुत ज्यादा सूखे में रहने की आदत डाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डिजर्ट्स के बारे में। डिजर्ट्स आपको बताइए, जो रेगिस्तान होते हैं, यहाँ पे रेत ही रेत होती है, वहां पे पानी की बहुत कमी होती है, खाने की भी कमी होती है, तो वहां पे कैक्टस जैसे प्लांट्स उगते हैं। उसमें क्या होता है, प्लांट्स आपको पता है क्या करते हैं, एक ट्रांसपीरेशन करते हैं, मतलब अपने जो है पत्तों में से पानी को बाहर निकालते हैं। तो इनके अंदर कैक्टस में पत्ते ही नहीं होते, क्या होते हैं, पतली पतली नोकें, ताकि ट्रांसपीरेशन इसमें ना के बराबर हो, बहुत कम हो, ठीक है। जिससे पानी स्टोर रखते हैं अपने अंदर ये कैक्टस को। कई बार क्या करते हैं, जो फंस जाते हैं ना रेगिस्तानी इलाकों में, कैक्टस को काट लेते हैं और अंदर से निचोड़ कर वो खा पी जाते हैं उसके अंदर का पानी, ठीक है। क्योंकि वो स्टोर रखते हैं अपने अंदर बहुत सारा पानी, और इनका जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूत और अंदर तक धसी हुई होती हैं, ताकि नीचे से बहुत ज्यादा पानी को निकाल सके हैं ये जमीन के। अब ये बात हो गई प्लांट्स की। अब जानवरों के बारे में भी जान लिए। वहां के चूहे या फिर सांप वगैरह क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है दिन में, तो दिन में वो अपने बुल में छुपे रहते हैं, और रात में शिकार के लिए बाहर निकलते हैं वो खाली, है ना, सिर्फ रात रात में घूमते ही हैं। एक्टिविटी 3 में कह रहे हैं कि वही वाला एक्सपेरिमेंट जो आपने करा था 7 चैप्टर में, पॉलिथीन बैग को लपेट दीजिए आप जो है पत्तों के ऊपर प्लांट्स के, और देखिए कि वो गीला हो जाएगा। वो चीज आप इसके ऊपर कर ही नहीं सकते, कैक्टस पे कैसे करेंगे, वो गीला होगा ही नहीं, और इसके तो पत्ते ही नहीं है, तो कहां से कर लेंगे आप वो एक्सपेरिमेंट। तो यही चीज बता रहे हैं कि कैक्टस जो है पत्ते रखता ही नहीं अपने अंदर, और इसका जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, वो स्टेम्स के अंदर होता है, ठीक है। आगे देखिए माउंटेन रीजन्स। यहाँ के जानवर जो है अपने आप की खाल जो है ऐसे रखते हैं बहुत ही मोटी, जिससे जो है वो बर्फ में भी जिंदा रह सके। बहुत ठंडा एनवायरनमेंट होता होगा, जाहिर सी बात है, माउंटेन्स पे। और वहां के पेड़ कैसे होते हैं, कोन शेप में, ताकि बर्फ ऊपर जम भी जाए तो फिसल के नीचे गिर जाए। और इनके टहनियां भी ऐसी होती हैं जैसे स्लोप, मतलब झुकी हुई एक तरफ, ताकि जमे भी बर्फ तो थोड़ी देर में फिसल के नीचे गिर जाए, तभी सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पे। और ये कोन शेप इनको इसमें भी हेल्प करता है कि वहां पे बहुत तेज जो हवाएं चलती है ना, उससे भी ये टिके रहते हैं। देख लिया, इनकी भी खाल बहुत मोटी है, इसकी भी खाल बहुत मोटी है ना। आगे देखते हैं ग्रास लैंड्स पे। ग्रास लैंड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं जिसपे सिर्फ घास उगी हुई होती है ना, घास होती है ब्राउन कलर की। तो वहां के प्रीडेटर्स और वहां के जो होते हैं प्रे, वो दोनों ही ब्राउन कलर के होते हैं अक्सर, ताकि घास में आराम से छुप सके। अब प्रे कौन होते हैं और प्रेडेटर्स कौन से होते हैं। प्रेडेटर्स वो होते हैं जो शिकार करते हैं, और जो उनका शिकार होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रे। जैसे आप बताइए कि बिल्ली चूहे को खाती है या चूहा बिल्ली को खाता है, जाहिर सी बात है बिल्ली चूहे को खाती है, तो बिल्ली हो गई आपकी प्रेडेटर और चूहा उसका प्रे, ठीक है। तो दोनों जो है प्रे जो है उसे मारने के लिए ढूंढ कर जो है प्रे को क्या रखते हैं, उनके पास क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, उसमें नाखून होते हैं लंबे लंबे, ताकि आराम से शिकार कर सके अपना। प्रे के पास क्या होता है, भागने की फुर्ती वगैरह होती है थोड़ी सी, है ना, और छुपने का उनके पास सेंस होता है कि बचना है प्रेडेटर से, तो हमेशा वो 24 घंटे चौकन्ने रहते हैं। आगे देखिए प्लांट एक्वेटिक हैबिटाट्स को देखना थोड़ा सा, है ना। अब ओशंस के बारे में बात करते हैं। ओशंस में क्या होता है, अब ओशंस में क्या होती है, मछलियां, और मछलियों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि उनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन शेप्ड, मतलब कि पानी को ऐसे काटते हुए चलती हैं ताकि वो पानी उसके लिए रुकावट ना बने। और उनके पास पूंछ होती है, ठीक है, टेल्स होती है उनकी ऐसी कि पानी के अंदर अपना डायरेक्शन आराम से चेंज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम फिन्स। आगे देखिए कुछ होते हैं ऐसे भी एक्वेटिक मैमल्स या एनिमल्स, जैसे कि वेल वगैरह, उनके पास क्या होता है, फिन्स नहीं होते, क्योंकि उन्हें चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन एक बार में। तो क्या होता है, उनके पास लंग्स होते हैं हमारी तरह, और वो सांस कैसे लेते हैं, वो लेते हैं अपने ब्लो होल्स से। उनके पास होते हैं बड़े बड़े होल्स उनके सर के ऊपर, वो सरफेस पे आते हैं बहुत देर में, और अच्छे से अच्छा अमाउंट में हवा लेकर वापस चले आते हैं, अपनी डुबकी लगा लेते हैं। एक बार सांस लेने के बाद वो लंबे टाइम तक। पॉन्ड्स और लेक्स में देखिए कुछ इंटरेस्टिंग है हमारे पास। यहाँ पे देखिए कुछ दो प्लांट्स के एग्जांपल दे रखे हैं। ये प्लांट क्या है, या इसके जो है जड़ें हैं जमीन के ऊपर, और ये पतली सी इसकी स्टेम आते हुए कहाँ आ रही है, सरफेस के ऊपर, और यहाँ से देखिए सनलाइट ले रहे हैं इसके फूल, है ना। देख रहे हैं कितनी लंबी, मतलब ये पौधा है कुछ अलग सा ही, आधा पानी के अंदर और आधा पानी के बाहर। वैसे देखिए दूसरा पौधा, इस तरह के भी पौधे होते हैं जिसके जो है जड़ें जमीन को छूती नहीं, वो पानी में ही रहती हैं, यहीं से पानी लेकर अपना बना लेती हैं पूरा प्लांट, और ऊपर इसके फूल होते हैं। फ्रॉग भी आपका लेक में पाया जाता है, जो कि पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों रह सकता है। और उसके पंजे वगैरह जो है ना, उसके पैर बहुत मजबूत होते हैं, ताकि आराम से उछल के वो अपने प्रे को पकड़ सके। प्रे तो आपको पता ही है उसका शिकार, है ना। और उसके पैर भी होते हैं थोड़े से जालीदार, तो जो कि उसे हेल्प करते हैं तैरने के अंदर। आगे देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको बिल्कुल ऑब्वियस होंगी, जैसे कि हम चल फिर सकते हैं, है ना। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब तो चल फिर नहीं सकते, ना ग्रो कर सकते हैं हमारी तरह, ना बात कर सकते हैं, है ना, सोच नहीं सकते हमारी तरह। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सी डिफरेंशिएशन है हमारी।
अब देखिए पहेली जो है एक चीज रीड कर रही थी, एक क्राइम बच्चों की, क्या बोल रहा है कि एक टेबल है जो कि चेयर से बोल रही है कि मेरे पैर थक गए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों थोड़ा घूमने फिरने जाएं, तब जो है थोड़ी बात बात भी करेंगे हम। तो क्या जवाब देते हैं चेयर कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता नहीं कि हम चल फिर नहीं सकते और ये सब बातों का क्या फायदा। तो बोलता है थोड़ा सा हल्की आवाज में टेबल कि ट्राई करने में क्या दिक्कत है, मेरे पास तो 4 लेग हैं और तुम्हारे पास भी 4 हैं, तो 2 पे तो चल सकने की जरूरत है, तो 2 पे चल के कोशिश करेंगे ना। तो ये ऐसे ही मजाक है, ऐसे ही रियल में वो बात नहीं कर सकते। आगे देखिए बोल रहे हैं क्या डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या हर तरह के ऑर्गेनिजम्स को, जो भी जिंदा चीजें हैं उन सबको फूड की जरूरत पड़ती है। तो जवाब है बिल्कुल, बिल्कुल पड़ती है, एब्सोल्युटली। कोई भी चीज जिंदा है तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसे फूड की जरूरत पड़ेगी। कुछ जो है दूसरों से अपना खाना लेते हैं, कुछ अपना खाना खुद से ही बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आगे देखते हैं, बोले डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, क्या हर तरह का ऑर्गेनिजम्स बढ़ता है, जैसे बच्चा है ये बड़ा हुआ और बड़ा होकर इंसान बन गया ना, तो ऐसा क्या हर किसी जिंदा चीज के अंदर होता है। जाहिर सी बात है कि जितनी भी जिंदा चीजें हैं शुरू शुरू में जब वो पैदा होती हैं तो बहुत छोटे साइज की होती हैं, उससे वो ग्रो करती हैं। कुछ चीजें थोड़ी सी ग्रो करती हैं तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा, जैसे हम ग्रो करते हैं मीडियम साइज में है ना, जबकि मुर्गी जो है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती है ना। वैसे इनिशियल साइज से वो ठीक ठाक ग्रो कर जाती है, पर इंसान थोड़ा उससे भी ज्यादा ग्रो करते हैं। अब देखिए वेल्स के मुकाबले हम इतना नहीं ग्रो कर पाते, वेल्स तो हमसे भी बहुत ज्यादा, उन्हें तो एक दिन में 50 किलो वेट बढ़ा लेते हैं वो बचपन में, तो सोचिए वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, क्या सब ब्रीथ करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होती है हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब रेस्पिरेशन के बारे में ये चीज आपको जानना जरूरी है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो आपने खाना खाया उससे एनर्जी बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिसका एक पार्ट होता है ब्रीदिंग। जैसे सांस लेते हैं ना हम, तो हेल्प करता है ये काम करने में हमारी बॉडी को। अब सबके साथ ऐसा नहीं होता, कई बार जो रेस्पायर करने के लिए हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती, जैसे हमें तो जरूरत पड़ती है, पर प्लांट्स को देखिए, प्लांट्स क्या ऑक्सीजन लेते हैं, जवाब है नहीं, वो लेते तो है गैस, पर लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। तो जवाब है कि ब्रीदिंग कई बार जरूरी नहीं होती, है ना, जबकि रेस्पिरेशन सबके लिए जरूरी है। तो यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू रेस्पायर। अब देखिए कुछ एग्जांपल इसके बता दूं, जैसे प्लांट्स का तो मैंने बता दिया कि वो ऑक्सीजन नहीं लेते, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही कुछ होते हैं अलग अलग तरह की गैसेस का यूज करते हैं, जैसे कि आप देखें अर्थवर्म्स को, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं पर फेफड़ों से नहीं लेते, वो सीधे आपका जो है अपने स्किन से ही ले लेते हैं, ठीक है। फिश फिश भी फेफड़ों से नहीं लेते, वो तो अपने गिल्स से ले लेते हैं, जो कि पानी को छान कर उसके अंदर का ऑक्सीजन ले लेते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो ये देख रहे हैं आप कुछ एग्जांपल्स। और कुछ अमीबा भी होते हैं, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह लेते हैं। आगे देखिए, पर सबके अंदर क्या चीज कॉमन है, रेस्पिरेशन। सब अपना खाना जो फूड लेते हैं उसको पचाते हैं सब, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब कि आसपास में कोई चीज बदली उससे वो भी अपना जो है रिस्पॉन्ड देंगे क्या। मान ले कि आपके हाथ पे चोट लगी तो आपका हाथ क्या करेगा, हील होने की कोशिश करेगा, दर्द होगा आपके हाथ में, इसको बोलते हैं स्टिमुलाई, है ना। मान लीजिए कि सामने से कोई पत्थर आ गया, आपने देख लिया सामने से, तो अचानक से आप सामने से हट जाएंगे, इसको बोलते हैं स्टिमुलाई। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया स्टिमुलाई का, हम हट गए सामने से। वैसे ही आप अगर देखें किसी बर्ड वगैरह को उड़ते हुए, है ना, वो कहीं आकर बैठ गई, आप उसके पास हाथ ले आइए तो क्या करेगी, बर्ड उड़ जाएगी। वैसे ही आप कॉकरोच देखिए आसपास में, आप उसके हाथ आगे बढ़ाएंगे, कॉकरोच भी भाग जाएगा कहीं और। तो मतलब जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो सब स्टिमुलस बिहेवियर शो करती हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स भी। प्लांट्स को देखिए आप, जो है धूप में रखा हुआ है, उसे आप निकाल कर जो अपने खिड़की के पास ले आइए, ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो, और उसका अगर प्लांट्स के आसपास रोशनी हो तो वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं प्लांट्स। तो ये देखिए स्टिमुलस बिहेवियर हो गया। कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी होते हैं, आप उसे बस टच करिए उसके प्लांट्स जो है मूव कर देंगे उसको, जैसे कि उसका एक एग्जांपल है मिमोसा, इसको क्या बोलते हैं, टच मी नॉट फ्लावर, इसके जैसे ही आप टच करेंगे ना इसके जो है फ्लावर्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए एक्टिविटीज, एक्टिविटी 4 में ये चीज बताइए जो मैंने अभी आपको बताया कि सनलाइट की तरफ जाना शुरू कर देंगे प्लांट्स। आगे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब अपने वेस्ट पार्ट, वेस्ट मटेरियल को थ्रो करते हैं बाहर, छोड़ते हैं अपनी बॉडी में से, एक्सक्रीशन, जैसे हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल उसे छोड़ते हैं। तो जवाब है हाँ, सारे ही जो जिंदा चीजें हैं, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, सारे अपने जो है थ्रो कर देते हैं वेस्ट मटेरियल्स को। कई बार कुछ प्लांट्स में ऐसा भी देखा गया है, बहुत ही कुछ प्लांट्स में, कि वो अपने वेस्ट मटेरियल को ना अपने प्लांट्स के किसी हिस्से में जाकर स्टोर कर देते हैं, ताकि वो मतलब ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, और बहुत कम अमाउंट में होते हैं, जिसे वो आगे फेंकते नहीं है बल्कि एक जगह पे स्टोर करते हैं जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, मतलब बच्चे पैदा करते हैं क्या सारे जिंदा जो जीव जंतु हैं। तो जवाब है बिल्कुल यस। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचिए कि वो जो है कोई भी ऑर्गेनिजम्स वो आया कहां से, कहीं ना कहीं से पैदा होकर ही आया है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इंसान बच्चे पैदा करते हैं, और
ये बर्ड्स का अंडे देते हैं जिसमें से बच्चे निकलते हैं। और क्या है, देखिए अलग अलग जानवर अलग अलग तरह से बच्चे को पैदा करते हैं। और देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो है अपने फ्रूट्स के अंदर बीज होते हैं उनके, वो बीज को वापस आप लगा दिए पेड़ उसके अंदर, जमीन के अंदर, उन्हें पानी वगैरह सारी चीजें दीजिए, वो दोबारा से प्लांट बन जाएगा। तो ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जितनी भी जिंदा चीजें वो सब रिप्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 5 में क्या बोल रखा है। इस एक्टिविटी में कह रहे हैं कि आप जो है ना रोज का या मेहंदी का प्लांट लीजिए और उसको जो है फूल को काट लिए, काटने के बाद जो है डाल दिए आप मिट्टी के अंदर। आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर वो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ठीक है, तो मतलब उसके फूल से ही आगे जो है पूरा पेड़ बन जाता है, रोज का या मेहंदी का, और इस तरीके से भी कुछ होते हैं प्लांट्स। आगे देखिए बोल रहे हैं कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, क्या सारी जिंदा चीजें मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, हर चीज मूव करती है। एनिमल्स तो आप डायरेक्टली मूव करते हुए देख सकते हैं, प्लांट्स भी मूव करते हैं, स्लो स्लो मूव करते हैं, देखा आपने, जैसे कि मैंने बताया था। जैसे ग्रो कर रहे हैं तो मूव ही तो कर रहे हैं। आप जो है खिड़की के बराबर में रख दिए तो धूप के रास्ते में जाना शुरू कर देंगे, स्लो स्लो, है ना। तो हर चीज मूव करती है। आगे देखिए कहते हैं कि हर प्रजाति को जिंदा रहने के लिए रिप्रोड्यूस करने की जरूरत है। अगर वो अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो आगे वो फिर एग्जिस्ट कैसे कर पाएंगे? कुछ तो ऐसे भी होते हैं प्रजातियां, या फिर कहें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं, पर उन्हें आगे भी और बैक्टीरिया को बनाना होगा जिंदा रहना है, अगर सर्वाइव करना है दुनिया में, तो है ना। जैसे कि मान लीजिए इंसान अगर बच्चे पैदा ना करें तो 100 साल के अंदर पूरी दुनिया की सारी आबादी खत्म हो जाएगी, है ना। तो आगे बच्चे पैदा करेंगे तभी तो आगे जनरेशन को बढ़ाएंगे। अब बोल रहे हैं कि क्या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की चीज हैं, जो जितनी भी जिंदा चीजें हैं, क्या सारी तरह की ट्रेट्स को फॉलो करती हैं? मतलब क्या सब जो है रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलाई से, सबको फूड की जरूरत पड़ती है, सब रिस्पायर करते हैं, सब रिप्रोड्यूस करते हैं और सब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और सब मरते भी हैं? तो जवाब है लगभग हाँ, सभी करते हैं। पर हर वक्त हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, मतलब हर बार उस चीज को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, आपने मूंग की दाल या फिर कहें तो वो चने की दाल ले ली है, आप चना, है ना। अब उस टाइम पे जब वो चना था तो आपको वो जिंदा लग रहा था क्या? उस टाइम उसे पानी की जरूरत है या फिर हवा की जरूरत है या फिर किसी भी चीज की जरूरत है, सनलाइट वगैरह की? नहीं। जब तक आपने उसको जमीन के अंदर गाड़ के उसमें पानी डाल के उसमें सनलाइट देकर उसे स्टार्ट नहीं कराया, पौधा नहीं दिया, तब तक तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। तब तक तो वैसे भी वो एग्जिस्ट कर रहा था, जिंदा था। पर क्या जिंदा वो लग रहा था? उस टाइम तक नहीं लग रहा था, है ना। जब तक हमने उसे एक प्लांट नहीं बना दिया तब तक ये सारे ट्रेट्स को वो शो नहीं कर रहा था। एक चना को रख दिया एक जगह पे, कल आएंगे तब भी वो वहीं पे दिखने वाला है, वो मूव ही नहीं करेगा कभी, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि लाइफ जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। तो लास्ट में पूछ रहे हैं व्हाट देन इज लाइफ, लाइफ है क्या? कहते हैं कि आप जो है ना एक गेहूं का बोरा लीजिए और उसके अंदर हाथ डालिए, आप देखिए थोड़ी गर्म होगी वो अंदर से। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो रेस्पायर कर रहे हैं थोड़ा सा, और जिसके अंदर से जो है ना, मतलब वो एनर्जी बना रहे हैं अपने अंदर, भी प्रोसेस चल रही है उनकी लाइफ प्रोसेस, जिसकी वजह से थोड़ी सी हीट निकल रही है। मतलब कि वो बीज भी जिंदा है, जबकि हमें बहुत सारी चीजें उसकी दिख नहीं रही कि वो जिंदा है ना। और अगर इसे डीपली समझना चाहें कि लाइफ है क्या, तो अभी तक हमें इसके बहुत सारे जवाब नहीं मिले, और इसके लिए बहुत ज्यादा अभी जानने की जरूरत है। ये सब हम आगे की क्लासों में बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस ये समझ लिया कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। ये सारे कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है।